नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिशा पटनी केस की। दिशा पटनी के जो घर के बाहर जो गोलियां चलाई थी जिन लोगों ने, उनके एनकाउंटर की बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी और इसी तरीके से आप लोगों का साथ मुझे मिलता रहे। दोस्तों, लॉरेंस विश्नोई गैंग, लॉरेंस तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके जो गैंग मेंबर्स हैं वो एक्टिव हैं। रोहित गोदारा उनमें से एक है और रोहित गोदारा ने जो शूट आउट हुआ था इसका जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। गोल्डी बराड हो, रोहित गोदारा हो, इन लोगों ने दिल्ली, मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर, चाहे वो गोलीबारी हो या फिर सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो, ये दिल्ली और मुंबई में अपने पांव पसार रहे थे। लेकिन अब उनका जो दखल है वो यूपी में भी देखने को मिला है। दिशा पाटनी, आपको याद होगा MS धोनी जो मूवी आई थी उसमें वो लीड एक्ट्रेस थी। काम उनका काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद जो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनके साथ भी उनका नाम जुड़ा। दिशा पाटनी बरेली की रहने वाली है। अगस्त के महीने में एक जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य, काफ़ी लोग उन्हें जानते हैं, सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो वो प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के दौरान एक शख्स ने उनसे एक बहुत ही एक जो सिंपल सवाल है वो उनसे पूछा कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं। वो सवाल इसलिए था कि उसी समय राजा रघुवंशी का जो मर्डर केस है वो भी चल रहा था। मेघालय तक पुलिस पहुंची और ये सोशल मीडिया में काफ़ी घूम रहा था ये स्टोरी। तो इसी बारे में उस शख्स ने ये सवाल किया था कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस समय जो जवाब दिया था अनिरुद्धाचार्य जी ने, वो थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगा था। कई महिलाओं ने आपत्ति भी जताई थी। हालांकि बाद में आचार्य जी ने इस संज्ञान पे माफ़ी भी मांगी थी। इसी प्रवचन के बाद जो दिशा पाटनी की बहन है खुशबू पाटनी, जो पहले ऑफिसर रह चुकी हैं वो इंडियन आर्मी में, उन्होंने एक अपना बयान जारी किया था और उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए अनिरुद्धाचार्य जी को बोला था कि ये जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और कुछ और भी चीजें उन्होंने बोली थी। और उन्होंने जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट है उस पे ये चीजें उन्होंने डाल दी और ये काफी वायरल हुई। लेकिन इसके बाद अचानक 12 सितंबर को जो खुशबू पाटनी है, जो बरेली में ही रहती हैं, उनके घर के सामने सुबह 3:45 बजे अचानक मोटरसाइकिल से 2 लोग आते हैं और उनके घर की तरफ वो फायरिंग खोल देते हैं। ये सीसीटीवी उसी रात का है जिसमें 2 शख्स हैं मोटरसाइकिल पे, और ये फायरिंग दिशा पाटनी के घर, मतलब खुशबू पाटनी के घर के सामने वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। तो जब गोली की फायरिंग की आवाज सुन के जो खुशबू पाटनी के पिता हैं वो जग जाते हैं। वो बालकनी में आते हैं और वो देखते हैं कि 2 शख्स मोटरसाइकिल पे हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं। वो तुरंत पुलिस को इसकी खबर देते हैं। पुलिस आती है, मौके पे खाली कारतूस जो पड़े थे उसकी बरामदगी होती है, जांच शुरू होती है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब बरेली में जो खुशबू पाटनी है उनके घर पे ये फायरिंग करने का क्या मतलब। लेकिन 13 सितंबर को पुलिस को इसका जवाब भी मिल गया और एक मीडिया पोस्ट से आया, और ये पोस्ट जो मीडिया ग्रुप से आया गोल्डी बराड, रोहित गोदारा की तरफ से था। और इस मीडिया के थ्रू उन्होंने यही बोला कि जो दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने जो अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जो बयान दिया है, सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हुआ है, उनसे वो लोग नाखुश हैं और अगर आगे भी इस तरीके से पोस्ट जारी किए जाएंगे, उनके खिलाफ कुछ बोला जाएगा, तो अंजाम यही होगा। तो ये सिर्फ उनको धमकाने के लिए और आगे ऐसी चीजें ना हो उसके लिए ये फायरिंग की गई है, और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड
और रोहित गोदारा ने ली। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। और मैं एक चीज और बता दूं कि दिशा पाटनी के जो पिता हैं वो रिटायर हुए हैं यूपी पुलिस डीएसपी के पद से। तो उन्होंने सीधा लखनऊ अप्रोच किया, योगी जी को अप्रोच किया। अब जो सीएम हाउस है वहां से यह आदेश मिला कि इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया जाए, और सीरियसली लिया भी गया। अब पुलिस जितनी भी सीसीटीवी थी आसपास 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में सबको खंगालती है। करीब 1300 सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। अब पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगती है कि उन्हें ये पता चलता है कि ये जो दोनों शूटर हैं वो काफी दिन पहले से बरेली में आके रुके थे, किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। उस गेस्ट हाउस का भी सीसीटीवी फुटेज मंगाया जाता है और सारी तफ्तीश की जाती है। अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जाती है। लोकल पुलिस के अलावा यूपी एसटीएफ, जो कि श्री प्रकाश शुक्ला के टाइम पे बनी थी, वो एसटीएफ की टीम भी उनकी मदद करती है। तभी 17 सितंबर को शाम को गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग करती है। तभी सीसीटीवी में दिखाई देता है कि 2 शख्स मोटरसाइकिल से उस तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बैरिकेडिंग को देखते हैं वो वापस घूमते हैं और भागने लगते हैं। पुलिस को शक होता है, पुलिस उनका पीछा करती है। अब पीछा करते करते वो दोनों शख्स पुलिस वालों पे फायरिंग कर देते हैं। अब 15 मिनट तक ये चेस चलता रहता है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। दोनों शूटरों को गोली लग जाती है और दोनों ढेर हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये दोनों शूटर, एक का नाम रविंद्र और दूसरे का नाम अरुण। रविंद्र जो है वो रोहतक का रहने वाला है और जो अरुण है वो सोनीपत का रहने वाला है, हरियाणा। आगे पुलिस बताती है कि ये जो दोनों शख्स वही हैं जो 12 सितंबर को जो शूट आउट हुआ था, जो फायरिंग की थी, तो यही दोनों शख्स थे। पुलिस ने इनके ऊपर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि जो 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी उससे एक दिन पहले 11 सितंबर को भी दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई थी। लेकिन जो 11 सितंबर को जो फायरिंग हुई थी वो शख्स अलग थे। उसमें भी 2 ही शूटर थे, उसमें से एक का नाम नकुल था और दूसरा पुलिस जांच कर रही है। ये दोनों शूटर थे वो बागपत के रहने वाले थे। पुलिस ने जो मोटरसाइकिल बरामद की थी वो मोटरसाइकिल वही थी जो सीसीटीवी कैमरे में उस दिन दिखाई दे रही थी, अपाचे, जो 12 सितंबर को जो फायरिंग हुई थी उसमें। पुलिस 2 पिस्टल भी बरामद करती है। अब बारी आती है जो दोनों शूटर्स जो पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए उनके घर वालों की। उनके घर वाले ये बताते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अब वो फर्जी इसलिए है कि अब वो जो उनका बयान है, जो उनके घर वालों का, वो लोग ये बोलते हैं कि जो अरुण था उसको शुगर की बीमारी थी, उसका पूरा जो बॉडी है वो बिल्कुल पीला पड़ गया था। अब ये तो बयान है उनके घर वालों का, लेकिन 12 सितंबर को जो सीसीटीवी है उसके हिसाब से अरुण को ना तो कुछ ऐसा कमजोरी दिख रही है, ना ही उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल इत्मीनान से गोलियां चला रहा है। तो जिसको देखने से लगता है कि उसको कोई बीमारी नहीं थी। अरुण के घर वालों को ये भी कहना है कि उसके खिलाफ आज तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर भी उसके ऊपर 1 लाख का इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ था। तो ये जो एनकाउंटर है उन अरुण के घर वालों के हिसाब से फर्जी था। अब इस एनकाउंटर खत्म होने के बाद 18 सितंबर सुबह 10 बजे एक और सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, और वो पोस्ट आता है रोहित गोदारा के नाम से। अब इस पोस्ट के हिसाब से ये लिखा हुआ था कि एनकाउंटर में जो 2 लोग मारे गए हैं, जिन लोगों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है वो चाहे कितने भी ताकतवर हों, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। ये रोहित गोदारा की तरफ से जो पोस्ट आया उसके हिसाब से। अब वो लिखता क्या है? राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है हमारे लिए जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं
ये जो न्यूज चैनल वाले जो न्यूज चला रहे हैं, है ना कि ढेर हुए हैं, ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। बाकी मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इससे सावधान रहिए। और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिसका भी हाथ है, वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक प्रवचन शुरू होता है, एक कथावाचक कुछ आपत्तिजनक बोलते हैं, इसका विरोध दर्ज कराती हैं दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी। उस विरोध पर एक गैंगस्टर को गुस्सा आता है। आजकल के गैंगस्टर थोड़ा अपने आप को शरीफ टाइप का भी दिखाते हैं और इस शराफत में ही दिशा पाटनी के घर जो उनका गुस्सा था वो फायरिंग के रूप में बाहर निकलता है और वो लोग फायरिंग करते हैं। अंत में दोनों जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं। अब इस कहानी का दूसरा पहलू, अब जिस गोल्डी बराड का, जिस रोहित गोदारा का इस केस में नाम आ रहा है, वो लोग जुड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले दिल्ली, फिर हरियाणा और फिर उसके बाद अपनी जो जगह बनाने की उसने कोशिश की मुंबई। जैसे आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग करवाई थी इन लोगों ने। ये लोग पंजाब भी पहुंचे, अब बारी थी यूपी की। और कमाल की बात यह है कि 10 साल से लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें कैसे वो कर सकता है, कैसे वो बाहर कांटेक्ट कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी हमारे जो तंत्र हैं उस पर भी शक होता है। सरकार की तरफ से ये भी ऑर्डर पास होता है कि अब आगे साबरमती जेल में ही बंद रहेगा लॉरेंस बिश्नोई और कोई भी केस के लिए, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो, उसको मूव नहीं किया जाएगा जेल से। वो वहीं रहेगा और जो भी सुनवाई होगी वो वहीं होगी। मतलब उसका जितनी भी एक्टिविटी है वो बाइंड कर दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये केसेस बाहर आ रहे हैं। एक गैंगस्टर 10 साल से जेल में बंद है, फिर भी वो पूरी दुनिया के गैंगस्टर से वो कांटेक्ट में रहता है। आज तक जो हमारी सरकार है या पुलिस तंत्र है वो इसका जो कनेक्शन है वो क्यों नहीं काट पाई, ये सवालों के घेरे में है। अगर हमारा पुलिस तंत्र मजबूत हो तो जो कनेक्शन का जो माध्यम है, मोबाइल फोन या कोई मैसेजिंग, उसी को काट दिया जाए तो ना ही ये धमकियां बाहर तक जाएगी, ना ही कोई फायरिंग होगी। जब वो कट जाएगा तो बाहर जो पांव पसारने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें जो हमारी पुलिस तंत्र है उसको आगे आना पड़ेगा। अब इसमें ये भी देखना होगा कि या तो पुलिस बेबस है या फिर कहानी कुछ और ही है। अब यूपी के जो इस एनकाउंटर पे सवाल उठा है, मैं कुछ डेटा आपको बताना चाहूँगा। उस डेटा के हिसाब से पिछले 8 साल में 14,000 एनकाउंटर्स यूपी में हुए हैं। इन 14,000 एनकाउंटर्स में 240 के करीब जो गैंगस्टर हैं वो मारे गए हैं। इन्हीं एनकाउंटर्स के दौरान करीब 21,000 क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं एनकाउंटर्स के बाद या फिर एनकाउंटर्स से के दौरान। तो 21,000 एनकाउंटर तो 14,000 ही हुए हैं, लेकिन जब एनकाउंटर होने के बाद जब पूछताछ हुई तो उसके बाद लगभग 21,000 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि 14,000 एनकाउंटर्स में से 9,000 एनकाउंटर्स ऐसे थे जिनमें क्रिमिनल्स को पाँव में गोली लगी और एक बिल्कुल खास जगह पे वो गोली लगी, पाँव की जो पिंडली होती है, और खास उस पिंडली पे ही पुलिस की गोली लगती है, वो भी 9,000 क्रिमिनल्स पे। अब
पुलिस का निशाना वो तो सभी लोग जानते हैं कितना अच्छा है, और यूपी पुलिस बिल्कुल पिंडली पे ही गोली मारती है, चाहे वो कितनी दूर हो, चाहे वो कितनी नज़दीक हो। लेकिन 9000 जो क्रिमिनल्स को गोली लगी वो खास एक ही पाँव में और पिंडली पे, तो ये भी चौंकाने वाले डेटा है। और इस पूरी कहानी में जो 2 शूटर हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस कब तक या तो उनका एनकाउंटर होता है या फिर पकड़े जाते हैं, जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूँगा। हालांकि इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ इसमें जो दिशा पाटनी है वो मुंबई में थी, व्यस्त थी शूटिंग्स में, और शुक्र है कि दिशा पाटनी के जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो कहानी आज की यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, एक मोटिवेशन मिले नया वीडियो बनाने का, अच्छी अच्छी कहानियाँ का। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, आज मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।